ज्वाला द्वीप पार्ट 2। अगली सुबह जब चित्रसेन अपने पिता को विदा करके मंत्रियों सहित अपने महल में लौटा तो उसने वहाँ नागरिकों की एक बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, महाराज, हमें बचाइए। इस जंगल में उग्राक्ष और उसकी सेनाएं पहले हमारे मवेशियों को लेके जाते थे। आजकल वो लोग मनुष्यों को भी उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसा बोल के रोने लगे। उग्राक्ष का नाम सुनते ही चित्रसेन कांप उठा। इतने में वो सोचने लगा, अभी वह निस्सहाय नहीं है। उसके पास अभी राज्य है, सेनाएं हैं। अपने ही राज्य में रहकर अपने ही प्रजाओं को सताने वाले को हत्या करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो उग्राक्ष क्यों ना हो। तुम्हें कैसे पता कि मनुष्यों और पशुओं को लेकर जाने वाला उग्राक्ष ही है? चित्रसेन ने पूछा। यह प्रश्न सुनकर वहाँ एकत्रित नागरिकों में सनसनी फैल गई। थोड़ी देर बाद 4 नागरिक नेता आगे आए और बोले, महाराज, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उग्राक्ष या उनके सेवकों को मवेशियों को हाँकते हुए देखा है, लेकिन हिंसक राक्षसों को छोड़कर दूसरों को मनुष्य का अपहरण करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? नागरिकों के उत्तर से चित्रसेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जो पशुओं को उठा ले जा रहा है वो शायद उग्राक्ष का सेना है, लेकिन मनुष्यों को गायब करने वाले कोई दूसरे होंगे। ठीक है, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। 1-2 दिन में उस उग्राक्ष और उनको अनुचरों को नियंत्रित करने का काम मैं देखता हूँ, चित्रसेन ने कहा। जैसे ही चित्रसेन ने कहा, मंत्री उनके पास आए और गुप्त रूप से कहा, मैंने दूतों के द्वारा सुना है कि वह उग्राक्ष बहुत ही भयंकर है। चित्रसेन वहाँ से भवन के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, वो भयानक ही हो सकता है, फिर भी अपने प्रजाओं के धन प्राणों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सेनानायक कहाँ है? उसने पूछा। यह प्रश्न सुनते ही पीछे चलता हुआ सेनानायक महाराज कहते हुए आगे आया। हमारा सैनिक कहाँ है? क्या वे सुशिक्षित हैं? महाराज ने पूछा। सेनानायक थोड़ा आश्चर्य से कहा, वे सुशिक्षित और बलवान है। अगर चाहे तो वे पहाड़ियों को कुचल सकते हैं। पहाड़ियों को कुचलना कोई भी ताकत वाला मजदूर कर सकता है। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ, यदि आवश्यकता होने से क्या कोई उग्राक्ष के सामने जा सकता है? यह सुनते ही सेनानायक कांप उठा। वह अपने गदगदी स्वर में बोलने लगा, महाराज, वो राक्षस। ऐसे ही कुछ कहने वाला था। इतने में चित्रसेन ने कहा, सेनानायक, आप ही राक्षस के बारे में सुनकर इतना कांप रहे हैं तो हमारे सैनिकों के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। सेनानायक ने पश्चिमी गढ़ की ओर मार्ग प्रशस्त किया। जब चित्रसेन वहां पहुंचा तो सेनानायक ने एक तीर की दूरी पर छोटी पहाड़ियों को ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, हमारे सैनिक तंबू बनाने के लिए उस पहाड़ी क्षेत्र को तैयार कर रहे हैं। चित्रसेन ने जब उस तरफ देखा तो उसे हजारों सैनिक नजर आए। उनमें से हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह तंबू खड़ा कर सके। उन्हें देखने से चित्रसेन को गर्व हुआ। वह न केवल अर्ध से बल है बल्कि उसके पास अंग बल भी है। उसने सिद्ध के प्रति अवर्णनीय कृतज्ञता के साथ अपना सिर झुका लिया, जिसने उसके साथ इतना अच्छा किया। महाराज, उस राक्षस के खिलाफ अपनी सेना का उपयोग करने से पहले हमें आगे और पीछे बहुत सोचना पड़ेगा, मंत्री ने कहा। मैं अपनी सेना को राक्षस के विरुद्ध युद्ध में नहीं भेजना चाहता। मैं स्वयं राक्षस से निपट लूँगा। चित्रसेन ने सेनाध्यक्ष से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? गुप्तचरों के माध्यम से उसका किले का क्षेत्र पता चला, महाराज, लेकिन आप अकेले हैं। उसके साथ वह कहने के लिए हिचकिचा रहा था। मैं अकेले उनके महल में नहीं जा रहा हूँ। वहाँ का रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ कुछ सैनिक भी होंगे। आप चाहे तो आ सकते हैं, चित्रसेन ने कहा। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके लिए मैं ही नहीं, हर एक सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, सेनानायक ने कहा। कुछ समय के बाद चित्रसेन कुछ सैनिकों और सेनापति को साथ लेकर उग्राक्ष के किले की ओर चल पड़ा।
ठीक दोपहर को वो लोग उस पहाड़ के पास पहुंचे जिसके ऊपर उग्राक्ष का किला था। पहाड़ के नीचे उग्राक्ष के जो सैनिक हैं वे हंसने लगे और वो बोलने लगे कि ये इंसान कितने पागल हैं, वो खुद हमारे भोजन बनने के लिए इतने दूर आए हैं। अपने नेता से कहो कि मैं आ रहा हूँ, मेरा नाम चित्रसेन है। चित्रसेन ने राक्षसों से कहा। ये बात सुनकर राक्षस और भी हंस पड़े और बोले, सभी मांस का स्वाद एक जैसा है, तुम कोई खास हो क्या? तुम्हारे कपड़े खास लग रहे हैं, तुम कोई राजा हो क्या? हाँ, राजा हूँ, चित्रसेन महाराज। क्या आप यहाँ से 4 कोस दूर जंगल के बीच महाभवन के बारे में नहीं जानते? चित्रसेन ने गुस्से में कहा। भवन का नाम सुनते ही राक्षस कांपने लगे और कहने लगे, प्रभु माफ़ कीजिए, हमारे नेता ने हमें आपके बारे में बताया है। आप भविष्य के महान नेता को हमें भेजेंगे। कृपया आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। हमारे नायक किले के अंदर ही है, कहकर उन्हें किले के पास लेकर गए। उग्राक्ष का किला बहुत ही विचित्र था। वह जंगल के बीच का एक पहाड़ को ही किला जैसा बना दिया। चित्रसेन उस किले को अचरज से देखते हुए द्वार को पार करके अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही उग्राक्ष विकटाठ किया और पूछने लगा, ओ चित्रसेन, कहाँ है तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र? उग्राक्ष, तुम बहुत ही चंचल हो। मैंने तुमसे परसों ही मिला था, इतने में ही 18 साल कैसे बीत जाएंगे? मेरे राज्यों में मानव मर रहे हैं। तेरा राज? उग्राक्ष हंस पड़ा और बोला, हाँ, ये सारा जंगल तेरा ही राज है। नर्मदा नदी के उस तट पर धवलगिरी राज्य जो है उसके सिवा पूरा तेरा ही है। इस जंगल के पीछों के गांव में जो लोग हैं उन्हें तुम्हारे सेवक उठा ले जा रहे हैं, पशुओं को भी उठाकर ले जा रहे हैं। यह तुम्हारे वादे के विरुद्ध है। तुमने ही मुझे यहाँ राज्य करने के लिए कहा था, चित्रसेन ने कहा। चित्रसेन की बात सुनते ही उग्राक्ष फीका पड़ गया। इतने में वह कुछ कहने लगा और रुक गया। अपने सामने जो पत्थर है उनकी तरफ हाथ दिखाते हुए सबको वहाँ पे बैठने के लिए कहा और चित्रसेन की ओर देखते हुए बोला, चित्रसेन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस जंगल के गांवों में जो मानवों का अपहरण हो रहा है उनका वाद्य मेरे अनुसार नहीं है। उग्राक्ष, क्या तुम यह यकीन दिलाना चाहते हो कि तू या तुम्हारे अनुचर मानवों का अपहरण नहीं कर रहे हैं? चित्रसेन गुस्से से पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अनुचर किसी को छूते नहीं, लेकिन किसी तीज त्योहार पर एक आधे को लेके जाते हैं। लेकिन इस तरह मानवों का अपहरण करना कोई दूसरे लोगों का काम है। तुमने कभी ज्वालाद्वीप का नाम सुना है? मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा नाम वाला कोई द्वीप है। तो फिर आज रात को तुम अपने सैनिक के साथ यहीं पर रहो। उस द्वीप से रात को जो लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं उन क्रूरों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उनके बल के आगे हम फीके पड़ जाते हैं। एक भयानक पक्षी के ऊपर चढ़कर वो लोग आते हैं। एक बार हमने उस ज्वालाद्वीप द्वीप से आए हुए एक को पकड़ लिए थे। पता नहीं क्यों वह अगले दिन मर गया था। उसके शव को मैं दिखाता हूँ, चलो, उग्राक्ष ने कहा। अगर तुम्हारा बात सच है तो मरा हुआ उसको नहीं बल्कि जो जिंदा है उसे और जिस पर चढ़कर वो आ रहे हैं उस भयंकर पक्षी को देखना चाहता हूँ, चित्रसेन ने कहा। इसके लिए उग्राक्ष ने सिर हिलाया। उग्राक्ष चित्रसेन तथा उनके साथ आए परिजनों और सैनिकों को किले में ले गया। सबसे पहले उसने उन्हें अपने किले की अपार संपदा दिखाई। ओह, इतनी धनराशि! राक्षसों को इस धन से क्या उपयोग है? इस प्रश्न को चित्रसेन ने उग्राक्ष से पूछ ही लिया। उग्राक्ष, तुम लोग इस धन का क्या करोगे? यह प्रश्न सुनकर उग्राक्ष जोर से हंस पड़ा और बोला, भविष्य में कभी हमारी जाति भी सभ्य बन जाएगी और तुम लोगों की तरह वाणिज्य व्यापार और खेती बाड़ी करना चाहेगी तो उनके लिए इस धन का उपयोग होगा। इसके अलावा अगले 18 वर्ष बाद घटने वाली एक प्रमुख घटना को दृष्टि में रखकर मैंने इस किले में स्वर्ण और मणिमाणिक्यों का संग्रह
कर दिया। 18 वर्ष की प्रमुख घटना की चर्चा उग्राक्ष के मुंह से सुनकर चित्रसेन को अपना वचन याद आ गया। उसके मन में यह शंका हुई कि क्या उग्राक्ष सचमुच यह विश्वास करता है कि मैं 18 वर्ष बाद अपने पुत्र को उसके हाथ सौंप दूंगा। यह तो अत्यंत क्रूर कर्म होगा, पर इस बात का इस समय उग्राक्ष के सामने प्रकट करना उचित नहीं है। न मालूम समय कैसा शक्तिशाली होता है। चित्रसेन उग्राक्ष के किले की सारी विशेषताओं को घूमकर देखता रहा। इस बीच सूर्यास्त हो गया। उग्राक्ष ने अपने अतिथि चित्रसेन तथा उसके अनुचरों को बड़ी भारी दावत दी। अभी दावत चल ही रही थी कि उग्राक्ष का एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया और बोला, मालिक, ज्वालाद्वीप के लोग जिन भयंकर पक्षियों पर सवार होकर आते हैं, वैसा ही एक पक्षी कुंभनी प्रदेश में दिखाई दिया है। वहाँ के संतरियों ने आग जला ली है और इसकी सूचना देने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। सेवक की बात सुनकर उग्राक्ष चौंक पड़ा और चित्रसेन से बोला, चित्रसेन, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। तुम्हारे राज्य की प्रजा को जो लोग उठा ले जाते हैं, उन दुष्टों का आगमन हो गया है। इसके बाद शीघ्र ही सबने अपना भोजन समाप्त किया और उग्राक्ष के पीछे चल पड़े। उग्राक्ष ने चित्रसेन तथा कुछ सशस्त्र सैनिकों को अपने साथ लिया और बाकी लोगों को दूसरी दिशा में भेज दिया। उग्राक्ष और चित्रसेन ने किले को पार किया और पूर्वी दिशा के जंगल में कुछ दूर बढ़े। तभी अचानक वे टिटक गए। किले की तरफ से पंखों की फड़फड़ाहट और चिल्लाहटों की आवाज़ें आ रही थी। सब लोग पेड़ों की ओट हो गए और किले की तरफ देखने लगे। किले पर पंख फैलाकर उड़ने वाली कुछ आकृतियां स्पष्ट दिखाई दी। किले के रक्षक राक्षस बड़ी बड़ी मशालें हवा में ऊपर लहराकर चिल्ला रहे थे और उन आकृतियों को भगाने के लिए डर दिखा रहे थे। उग्राक्ष, ये विकृत आकृतियां भयानक आतंक की प्रतीक है। क्या ये आकृतियां तुम्हारे किले पर उतरकर उस पर कब्जा करना चाहती हैं? चित्रसेन ने पूछा। ज्वालाद्वीप के प्राणियों ने पहले एक आध बार ऐसा प्रयत्न किया था, पर मेरे अनुचरों ने ऊंची मशालों और लंबे बालों का उपयोग करके इन भयानक पक्षियों पर सवार कर उन प्राणियों में से एक को नीचे गिरा दिया था। हमने उसे जब कोल्हू में बांधकर 4-5 बार घुमाया, तब कहीं उसने अपना थोड़ा सा परिचय दिया। हम उससे कुछ अधिक जान पाते, इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके साथी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। बस इतना सा ही बात है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लोग किले में उतरने का दुस्साहस कभी नहीं करेंगे, उग्राक्ष ने उत्तर दिया। उग्राक्ष की बात समाप्त हुई थी कि तभी जहाँ से लोग खड़े थे वहाँ के पेड़ एवं पौधे हवा के झोंकों से झूम उठे। दूसरे ही क्षण दिल दहलाने वाली भयंकर ध्वनि के साथ आसमान से 2 पक्षी नीचे उतरे और उन पर से भाग चर्म धारण किए 4 आदमी नीचे आ गए। उग्राक्ष चित्रसेन तथा अपने साथियों को तुरंत पेड़ों की ओट में ले गया। वे चारों आदमी जमीन पर लेट गए और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। जब आसपास कोई नजर न आया तो उन्होंने उठकर परस्पर मंत्रणा की और आगे बढ़े। वे भयानक पक्षी उनके पीछे पीछे पंख फड़फड़ाते हुए चल पड़े। पंखों के होने पर भी वास्तव में उन्हें पक्षी नहीं कहा जा सकता था। उनकी नाक लगभग 3 फुट लंबी थी। जब वे उसे ऊपर उठाते तो नीचे अंदर के खोखले में बाघ के दाढ़ों जैसे तेज दांत दिखाई पड़ते थे। उनके जानवरों जैसी एक छोटी सी पूंछ भी थी। वे पक्षियों की भांति आगे की ओर थोड़ा झुककर चल रहे थे। उनकी ऊंचाई लगभग 8 फुट की थी। उग्राक्ष ने चित्रसेन से धीरे से कहा, हमें खतरा बाघ चर्म पहनने वाले इन प्राणियों से नहीं है, बल्कि इन विचित्र पक्षियों से है। ये पक्षी न केवल इनके वाहन है, बल्कि इनके रक्षक भी है। अगर मेरे अनुचरों में से कोई इनका सामना करने की कोशिश करता है तो ये पक्षी उस पर हमला कर देते हैं। ये भाग चर्म वाले लोग अनेक तरह की सीटियां बजाकर इन पक्षियों को उकसाते हैं और संकेत देते हैं। मेरे कुछ सेवकों को इन पक्षियों ने अपनी चोंचों एवं नाकों से चीर फाड़ कर मार डाला है। उधर पक्षियों पर से उतरे वे भयानक लोग जमीन से उठकर धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलने लगे। दोनों पक्षी अपनी चोंच उठाए पंख फड़फड़ाते उनके पीछे चल रहे थे। लो देखो,
ये लोग पहाड़ी तहलटी में बसे उस गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रजा में से कुछ लोग और आज गायब होने वाले हैं, उग्राक्ष ने कहा। तो क्या हमें चुपचाप देखते ही रहना होगा? क्या मेरी प्रजा को बचाने का कोई उपाय नहीं है? चित्रसेन ने उद्विग्नपूर्ण कहा। नहीं तो हम लोग और कर ही क्या सकते हैं? जब तक उनके साथ वे भयानक पक्षी हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ज्वालाद्वीप के ये लोग मुझे अकेले मिल जाते, इनके साथ ये पक्षी न होते, तो मैं इन्हें अपने अंगूठे के दबाकर चूर चूर कर देता, उग्राक्ष ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। उग्राक्ष और चित्रसेन जिस पेड़ के नीचे खड़े थे, अचानक उसके ऊपर बैठा उल्लू इस प्रकार विकृत स्वर में बोल उठा, मानो कोई संकेत दे रहा हो। उस चिल्लाहट को सुनकर भाग चर्म वाले वे लोग झट पीछे मुड़ गए। उनके हाथों के बाले अंधेरे में चमचमा उठे। भयंकर पक्षी भी छोंच खोलकर विकृत रूप में चिल्ला उठे। उन लोगों को शायद यह शंका हुई है कि यहाँ कोई है, उग्राक्ष बोला। इसके बाद उसने अपने सेवकों को निकट बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। वे लोग दो दलों में बांटकर भिन्न दिशाओं में चले गए। दूसरे ही क्षण भयंकर पक्षी चोंच फैलाए उग्राक्ष और चित्रसेन की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे भाग चर्म वाले जन भाले उठाए आगे आ रहे थे। चित्रसेन ने तलवार खींच ली। उग्राक्ष ने अपने हाथ की पाषाण गदा को ऊपर उठाया और गरज कर आगे कूद पड़ा। उसने एक पक्षी पर उस विशाल पाषाण गदा का प्रहार किया तो वह लुढ़क कर एक ओर को गिर पड़ा, पर दूसरी पक्षी भयानक वेग से उग्राक्ष के ऊपर कूद पड़ा और उसके कंधे पर प्रहार कर सिर पर अपनी चोंच मारने लगा। उसी समय रुद्राक्ष के राक्षस सेवक चिल्लाते हुए पीछे से दो दलों में आए और भाग चर्म वाले लोगों पर टूट पड़े। उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी समय मौका पाकर चित्रसेन भी आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार से एक शत्रु के दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। उग्राक्ष अपने घावों की परवाह किए बिना भीषण गर्जन करता हुआ उन पक्षियों पर गदा का प्रहार करने लगा। उन पक्षियों की चोंचों की मार एवं नाखूनों के प्रहार से न केवल उग्राक्ष आहत हुआ, बल्कि उसके सेवक भी न बच सके। कुछ तो पीड़ा के कारण चीख कर नीचे गिर गए। चित्रसेन की तलवार के वार से अभी एक ही दुश्मन नीचे गिरा था। जब वह अन्य तीनों पर टूटा तो वे भालों से आत्मरक्षा करते हुए विचित्र ढंग से सीटियां बजाने लगे और पीछे हटने लगे। चित्रसेन और उसके अनुचर उन्हें घेरने का प्रयत्न करने लगे, पर इसी बीच उनके मध्य वे पक्षी आ खड़े हुए। पक्षी अपने पंजों, चोंचों एवं पंखों से उन पर वार करते हुए अपने मालिकों की भांति पीछे हटने लगे। यह देख उग्राक्ष ने भयानक गर्जन किया और गदा घुमाते हुए आगे कूद पड़ा। ज्वालाद्वीप के तीनों आदमी पक्षियों के पंखों पर उलझकर बैठ गए। उनके मुंह से सीटी की आवाज़ सुनकर पक्षियों ने अपने पंख खोल दिए और उड़ने लगे। रुद्राक्ष ने अपनी विशाल गदा को घुमाकर पक्षियों पर फेंक दिया। एक पक्षी ने उस गदा पर अपनी भयानक चोंच का प्रहार किया, जिससे वह धम से नीचे गिर पड़ी। उग्राक्ष गदा फेंकते समय ही गदा के झटके से नीचे गिर पड़ा था। वह घायल धरती पर पड़ा हुआ था और उसके घावों से खून की धारा बह रही थी। चित्रसेन उसके पास जाकर बोला, उग्राक्ष, घाव खतरनाक तो नहीं है ना? जान का खतरा? उग्राक्ष पीड़ा से कराह उठा, फिर बोला, वैसे प्राणियों के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन 10 दिन तक काट पर रहना ही पड़ेगा। पर मुझे यह तो बताओ, मेरे कितने सेवक मारे गए हैं? 2 जनों को उन पक्षियों ने अपनी भयानक चोंचों से चीर डाला है। 4 जन घायल हुए हैं और घावों की पीड़ा से कराह रहे हैं, चित्रसेन ने कहा। तभी पास आए राक्षसों से उग्राक्ष ने पूछा, दुश्मन के पक्ष का केवल एक ही आदमी मरा है ना? जी महाराज, राक्षसों ने उत्तर दिया। छी, कायर कही के, इतने सारे राक्षस वीरों के होते हुए भी बाहर से आए शत्रुओं ने हमें पराजित किया। क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है? धिक्कार है। यह कहकर उग्राक्ष उठने को हुआ। उसके सेवक उसके पास आए और उन्होंने उसे कमर और कंधे पर हाथों का सहारा देकर खड़ा किया।